बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि आज हम लिविंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो और क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है वो प्रोवाइड किया है। बट इस चैप्टर का जो है हाफ चैप्टर ही हमने पहले एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम इसको कंप्लीट एक वीडियो में बना रहे हैं। इसको आज हम अगेन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर्स का वीडियो या फिर क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके सारे चैप्टर्स को एक साथ देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर का नेम है फ्लो ऑफ हीट। तो इस वीडियो में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट का जो फ्लो है वो किस हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम एक्टिविटी 1 कर रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे टू शो हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू वन एट लोअर टेम्परेचर। यानी हीट हमेशा जो होता है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली बॉडी में ही फ्लो होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक गिलास में यानी एक टम्बलर में एक थोड़ा सा हॉट वाटर लिया है और हमने उसमें एक मेटल स्पून को यहाँ पर डिप किया है, ठीक है, हॉट वाटर में। अब जैसे हम इसको कुछ देर तक डिप करके रखते हैं तो हम ये फील करते हैं कि जो हमारा मेटल स्पून है वो भी एक तरह से हॉट हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर का जो हीट था, ठीक है, मेटल में ट्रांसफ़र हो गया है। मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों का ही। सो यहाँ पर जो हीट है वो मेटल में एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है। और हम यहाँ पर ये भी चीज़ समझ रहे हैं कि जो मेटल का जो स्पून था वो मतलब ऑलरेडी वो उसमें टेम्परेचर नहीं था, वो लोअर टेम्परेचर था। सो जो पानी का जो टेम्परेचर है इट मीन्स हायर टेम्परेचर है, वो उस मेटल में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब हम इस गिलास को मान लीजिए कि कुछ देर के लिए यहाँ पर हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रख देते हैं वैसे ही। तो हम ये फील करते हैं उसके बाद में कि जो गिलास का जो पानी है, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स बाद वो पहले की तरह हॉट नहीं रहता है, यानी कि वो कोल्ड हो जाता है। तो फिर हम क्या समझ सकते हैं कि जो ये वाटर है वो उसका हीट कहाँ गया, ठीक है। उठ वाटर का जो हीट है वो हमारे सराउंडिंग्स में यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक तरह से ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि हीट जो है ट्रांसफ़र होती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही ट्रांसफ़र होती है। आगे बढ़े, देखो, इन द अबव केसेस heat flows from a body at a higher temperature to one of the lower temperature. If you want to pass a book to your friend sitting a few desks away from you, you can do it in following 3 ways. ये कह रहा है कि अगर आप अपने दोस्त के पास क्लास में बैठे हो तो आप मतलब बुक को कैसे पास कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास बैठा है, देखो, पास द बुक थ्रू द चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन यू एंड द योर फ्रेंड, ठीक है। यानी कि आपके और आपके मित्र के बीच में जो भी बच्चा बैठा है तो पहले आप बुक उसको पास करोगे, वो उसको पास करेगा, ठीक है, वन बाय वन ऐसे करके आपके फ्रेंड तक वो बुक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, तो यहाँ से भी हम इस एक मेथड समझ रहे हैं कि जो हीट है वो किस प्रकार ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। हीट भी ऐसे ट्रांसफ़र होती है जैसे आपका ये पहला मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है, चौथा मॉलिक्यूल है, ऐसे करके। तो पहले ये हीट इधर ट्रांसफ़र होगी, फिर इधर ट्रांसफ़र होगी, फिर इधर ट्रांसफ़र होगी, ऐसे करके जो है पूरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बच्चों, जो हीट जो होती है वो यहाँ पर 3 मेथड से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। पहला है आपका कंडक्शन मेथड, सेकंड है कन्वेक्शन मेथड और थर्ड है आपका रेडिएशन। तो इन तीनों ही मेथड को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, यानी कि वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन मेथड। उसके लिए आपके लिए एक्टिविटी 2 है, तो इसको आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। तो देखो, इस एक्टिविटी में हम समझ रहे हैं कंडक्शन मेथड को, कि कंडक्शन मेथड के द्वारा हीट कैसे ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने एक मतलब ये स्टैंड है, ठीक है, एक स्टैंड लिया है जो कि मेटल का बना हुआ है, और हमने यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर कुछ मेटल की जो पिंच है वो फेविक्विक से हमने मतलब ऐसे करके इसको चिपका रखी है सारी, ठीक है। और यहाँ से हम कैंडल के द्वारा जो है मेटल के इस एंड को हीट दे रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जो हीट है इस एंड से ट्रांसफ़र होगी, धीरे धीरे इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब यहाँ तक ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए तो ये एक्टिविटी की जा रही है कि कंडक्शन मेथड क्या होता है। कंडक्शन मेथड जो होता है सॉलिड में ही वर्क करता है, मतलब सॉलिड जो मेटल्स होते हैं उनमें कंडक्शन के द्वारा हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से हीट देते हैं तो धीरे धीरे हीट वन बाय वन आपकी धीरे धीरे इधर आगे बढ़ती है, ठीक है। तो पहले जो आपका ये है मतलब नेल है वो गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है तो ये मतलब पिघल के गिर जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे हीट यहाँ पे पहुँचती है तो ये भी गिर जाता है नीचे, फिर यहाँ पे पहुँचेगी जब ये भी गिर जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगी जब ये भी गिर जाएगा। तो यानी हीट जो होती है, जैसा कि मैंने अभी पीछे समझाया था, ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन मेथड में, ठीक है।
यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, इसको ट्रांसफ़र होगी, इससे इसको ट्रांसफ़र होगी, इसको ट्रांसफ़र होगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में जो कि हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो आगे, द अबव एक्टिविटी शोज दैट हीट इज ट्रैवलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमारे इस रोड में, जैसे कि जो ये वाला पार्ट था इधर वाला, ठीक है, ये हॉट था तो हॉट से कोल्ड की तरफ जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। तो इस मेथड को हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। रिकॉल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग फास्टर एज हीट इज सप्लाई टू इट, मतलब जब इसको हीट सप्लाई की जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं। व्हेन वन एंड ऑफ द रोड इज हीटेड, मतलब एक एंड को हम हीट करते हैं, द मॉलिक्यूल्स एट दैट एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो उस पार्ट के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दे हिट द नियर बाई मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो पास वाले मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं एंड उसको भी वाइब्रेट करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स अगेन हिट द नेक्स्ट नेबर मॉलिक्यूल्स, और जो अगला मॉलिक्यूल्स होता है वो उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को हिट करता है। ऐसे ये जो सीरीज़ है वो एक तरह से चलती जाती है और हीट जो होती है वो हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है बेसिकली सॉलिड में होता है और इसे हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। कंपेयर दिस पासिंग ऑफ द बुक फ्रॉम योर फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर, यानी कि पीछे हमने जो बुक को पास किया था तो हम उसको मतलब उसी तरह से हम इस मेथड को भी समझ सकते हैं। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म materials which allow heat to be conductor through them easily are called good conductors of heat, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि हीट को अच्छे से मतलब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जो हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं करते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि कौन से सब्सटेंस गुड कंडक्टर होते हैं, कौन से बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एक्टिविटी थर्ड है, यहाँ पर काफ़ी सारे जो सब्सटेंस हमने लिए हैं इस चीज़ को समझने के लिए हैं कि इनमें से कौन जो है गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो जो मेटल का होगा यानी कि जो लोहे का बना होगा, ठीक है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, या फिर गोल्ड का है, या फिर कॉपर का है, तो वो सारे गुड कंडक्टर होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। तो देखो, मेटल सच एज आयरन यानी लोहा, कॉपर, तांबा यानी सिल्वर जो कि आपका चांदी है, गोल्ड है, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और गिलास है, ठीक है, यानी कि आपका जो कांच है, ठीक है, वो एक तरह से बैड कंडक्टर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंसुलेटर होता है, क्योंकि ग्लास जो होता है हीट को बहुत कम मात्रा में ट्रांसफ़र करते हैं। मेटल विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्ट थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ठीक है, ये इंसुलेटर होते हैं हीट के, मतलब ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। और जो वाटर होता है, वाटर भी एक तरह से और बैड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का, यानी कि वो भी अच्छे से हीट को कंडक्ट नहीं करता है। मोस्ट लिक्विड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। ए नोटेबल एक्सेप्शन इज मरकरी, यानी मरकरी जो होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है, और क्योंकि मरकरी जो होता है मेटल्स में काउंट होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, मतलब ये एक तरह से अपवाद है कि मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है जो कि एक लिक्विड है। ठीक है, मरकरी जो कि एक मेटल भी है और एक लिक्विड भी है, तो ये गुड कंडक्टर होता है, बाकी का ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं बैड कंडक्टर ही होते हैं हीट के। ऑल गैसेज इंक्लूड एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और गैसेज जितनी भी गैसेज हैं वो भी एक तरह से बैड कंडक्टर्स होती हैं हीट के। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं यूज ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, वी यूज गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर इज वी वांट हीट टू बी ट्रांसफर्ड फास्ट, यानी कि अगर हम हीट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमें गुड कंडक्टर को यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, मतलब खाना जो बनाने के बर्तन होते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स के होते हैं। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए। एल्यूमिनियम विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट थ्रो सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कुकिंग यूटेंसिल्स आर नॉट मेड फॉर दीज मेटल्स एज दे आर एक्सपेंसिव। कहने का मतलब ये है कि जो आपके सिल्वर और आपका गोल्ड होता है ये भी एक तरह से गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन सिल्वर और गोल्ड के तो बर्तन हम बना नहीं सकते क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, However, these days cooking utensils with copper bases are available, यानी कि कॉपर से बने हुए या फिर एल्यूमिनियम से बने हुए जो बर्तन हैं वो हम आजकल यूज करते हैं क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। वी यूज बैड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर इज वी डू नॉट वांट, और हम बैड कंडक्टर्स का भी यूज करते हैं जहाँ पर करते हैं वहाँ पर हमें हीट को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम वहाँ पर बैड कंडक्टर यूज करते हैं, और जहाँ पर हमें हीट को ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर हम गुड कंडक्टर का यूज करेंगे। अब जैसे देखो, हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट सच एज वुड, मतलब जो खाना बनाने के जो बर्तन हैं उनके जो हैंडल्स हैं वो हम बैड कंडक्टर के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हैंडल को हमें गर्म नहीं करना।
हैंडल में हमें हीट को ट्रांसफ़र नहीं करना। अगर हैंडल में हीट ट्रांसफ़र होगी तो फिर पकड़ेंगे कैसे? इसलिए हैंडल्स जो बनाते हैं उनके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं या फिर प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि वुड और प्लास्टिक जो होती है वो बैड कंडक्टर होते हैं और वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। दे डू नॉट गेट हीटेड, मतलब ये हीटेड नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि जो आपका खाना है वो कंफर्टेबली, मतलब एक तरह से अच्छे से हीट होता है, क्योंकि वो मेटल्स के कंटेनर में होता है, बट हैंडल में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। आगे देखो, जूट एंड सॉडस्ट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जूट और सॉडस्ट भी एक तरह से हीट के बैड कंडक्टर है। बी कवर आइस विथ ए जूट क्लॉथ, यानी कि हम बर्फ़ को, ठीक है, जूट के क्लॉथ से क्या करते हैं, ढकते हैं, ताकि जो बर्फ़ है वो एक तरह से मेल्ट ना हो, ठीक है। एंड सॉडस्ट को भी यूज़ करते हैं फॉर गेनिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेल्टिंग, मतलब आसपास की जो हीट है वो एक तरह से उस बर्फ़ को मेल्ट ना करे, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। यानी कि ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये बैड कंडक्टर होते हैं। आगे देखो, रेफ्रिजरेटर हैव डबल वॉल्स विथ द स्पेस इनसाइड फिल्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, दीज प्रिवेंट हीट टू बी सराउंडिंग फ्रॉम द रीचिंग द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर। यानी कि रेफ्रिजरेटर में एक तरह से इंसुलेटिंग, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है उसके गेट के आगे, मतलब रेफ्रिजरेटर का जो बॉल होती है उस पर, ठीक है। उसका यही मतलब होता है कि किसी भी तरीके से बाहर की जो हीट है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं पहुँचे, ठीक है। अब जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, ठीक है, वो एक तरह से बैड कंडक्टर होते हैं, सो वो हीट, बाहर की हीट को रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं पहुँचने देते हैं। आगे देखो, इन विंटर यू बियर वूलन क्लॉथ्स, ठीक है, सर्दियों में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। इफ़ यू कंपेयर देम विद कॉटन क्लॉथ्स यू विल फाइंड दैट वूल फाइबर्स हैव मच मोर स्पेस बिटवीन देम। यानी कि अगर हम इनको कॉटन के कपड़े से कंपेयरिंग करें तो हम पाएंगे कि जो वूलन क्लॉथ्स हैं उनमें एक तरह से फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। दिस गेट फिल्ड विद एयर, तो ये जो फाइबर्स हैं वो एयर से फिल हो जाते हैं, ठीक है। और एयर से फिल हो जाते हैं तो पता है क्या काम आता है? आपने जैसा कि अभी पढ़ा है कि एयर जो होता है वो भी बैड कंडक्टर होता है, तो एयर जो होता है ना वो उन उन मतलब फाइबर्स में फिल हो जाते हैं और बाहर की हीट को अंदर, यानी कि हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होने से बचाते हैं। इसलिए तो वूलन कपड़े पहनने से हमें सर्दी नहीं लगती है, ठीक है। वूल विच इज़ आल्सो एन इंसुलेटर, ठीक है, वूल खुद भी इंसुलेटर है और हीट उसके अंदर जो एयर फिल होता है वो भी इंसुलेटर है, ठीक है। सो ये बाहर की हीट से हमें हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। यानी कि बाहर की जो मतलब बाहर की जो हम बोल सकते हैं सर्दी है या फिर बाहर का जो विंटर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता है। ड्यूरिंग ए वेरी कोल्ड विंटर नाइट, ठीक है, टू थिनर ब्लैंकेट्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर आर मोर इफेक्टिव इज कीपिंग यू वार्म देन वन ब्लैंकेट्स ऑफ द डबल देन थिकनेस। ध्यान देना, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको अच्छे से पढ़ना कि सर्दियों के दिनों में हम क्या करते हैं कि दो थिनर ब्लैंकेट्स को एक के ऊपर एक रख के, मान लीजिए हम ओढ़ के सोते हैं, ठीक है। जैसे एक ये थिनर ब्लैंकेट है, इसके ऊपर एक और थिनर ब्लैंकेट है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। अगर हम इसकी ही मोटाई के बराबर एक और, मतलब सिंगल अगर ब्लैंकेट्स को यूज करें तो, मतलब दोनों की मान लीजिए थिकनेस बराबर है, मोटाई दोनों की बराबर है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? अब इसका रीज़न यही है क्योंकि इसके जो बिटवीन है, यानी कि इसकी जो लेयर के बिटवीन एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। मतलब जो डबल वाली होती है ना, मतलब उसकी बिटवीन क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने से वो एक तरह से इंसुलेशन का काम करती है, मतलब बाहर की हीट को अंदर आने से रोकती है, ठीक है। तो इसलिए डबल ब्लैंकेट्स एक तरह से ज़्यादा इफेक्टिव होती है सिंगल ब्लैंकेट्स की बजाय, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें मोटाई चाहे बनाई सेम हो दोनों की, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है डबल वाली। आगे जो हमें नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं वो है आपका कन्वेक्शन। तो जो कन्वेक्शन मेथड है ये मोस्टली यूज होता है लिक्विड्स में। किसमें? लिक्विड्स में। इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, कंडक्शन। कंडक्शन जो था वो सॉलिड में यूज होता था, जैसे मेटल्स में यूज होता था, ठीक है, आयरन है, एल्यूमिनियम वगैरह में, या फिर ठीक है कॉपर वगैरह में। बट यहाँ पर कन्वेक्शन है जो लिक्विड्स में यूज होता है। कैसे? एक्टिविटी है नीचे 6, इसको समझ लो। टू शो द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। इसमें क्या किया हमने, देखो हमने एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा वाटर फिल करके उसमें एक आइस क्यूब डाल रखा है और हम इसको नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद में जो आइस क्यूब है वो भी एक तरह से मेल्ट होने लगती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर गर्म होता है और वाटर गर्म होता है तो जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स एक तरह से आइस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब देखो समझते हैं, लेट अस रीड व्हाई दिस हैपन। यू हैव सीन दैट सब्सटेंस एक्सपेंड व्हेन हीटेड, देयर वॉल्यूम्स इंक्रीज बट देयर मासेज रिमेन द सेम। यानी कि हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो तो एक तरह से रिमेन होता है,
मतलब उनका वॉल्यूम रिमेन होता है, बट उनका जो मास है, ठीक है, उनका मास रिमेन होता है लेकिन उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इस चीज़ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। सपोज करो कि आपने आइस को हीट कर रहे हो, ठीक है। आइस का वॉल्यूम बहुत कम होता है क्योंकि आइस जो होती है सॉलिड में होती है, ठीक है। अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसके पिघलने से जो वाटर बनेगा, ठीक है, तो वो वाटर की डेंसिटी, मतलब हम बोल सकते हैं वॉल्यूम वाटर का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आइस ने जितना स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रखा है, इतने स्पेस में जो है वो वाटर एक तरह से फिल नहीं होगा। तो इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और मास मास तो वही रहता है, आइस क्यूब में जितना वेट है, ठीक है, इससे बनने वाले वाटर में भी उतना ही वेट होगा। कहने का मतलब आइस क्यूब मेल्ट होने के बाद में जो पानी बनेगा उसका भी वेट उतना ही होगा जितना कि आइस क्यूब का है। इसलिए यहाँ पर ये बात है कि जो मास होता है एक तरह से रिमेन होता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। दिस मीन्स दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द हीटेड सब्सटेंस रिड्यूज, ठीक है, यानी कि उसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो एक तरह से हीटेड सब्सटेंस का रिड्यूस होगा। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज ऑन द हीटिंग, यानी किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है हीट करने पर। अब डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी जो होती है सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेज में जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है, ठीक है। द सब्सटेंस देयरफॉर बिकम लाइटर एयर डेंस, मतलब जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी घट जाती है अगर हम उसको हीट करते हैं तो। एज द वाटर एट द बॉटम नियर द क्रिस्टल इज हीटेड इज बिकम लाइटर एंड राइज अप द राइजिंग वाटर इज हॉट सो इट मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट फास्टर। ध्यान देना, जब हम पानी को हीट करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम पानी को हीट करते हैं तो जो बॉटम पार्ट होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं नीचे के पार्ट में एक तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है, एंड फिर वो आगे के जो पार्ट है पानी का उसको वो हीट ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक तरह से वाइब्रेटिंग प्रोसेस हो गई, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है अभी, ठीक है। दे स्ट्राइक अदर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑन देयर वे ऑफ एंड पासिंग ऑन देयर एनर्जी टू दैम, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने पास वाले कॉल्ड मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी पास कर देते हैं, और सून देयर वाइब्रेशन रिड्यूस एंड द राइजिंग वाटर बिकम्स कोल्ड। और ऐसे ही अगर हम उसको धीरे मतलब थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसका जो एक तरह से वाइब्रेशन कम हो जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा। द कोल्ड वाटर बीइंग हैवियर कम डाउन फ्रॉम द साइड, इट गेट्स हीटेड अप एंड राइज अगेन। कोल्ड वाटर है उसकी डेंसिटी एक तरह से फिर बढ़ जाती है क्योंकि गर्म करने पर डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की घटती है। द वाटर मॉलिक्यूल्स themselves मूव एंड कैरी हीट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वाटर। दिस constant movement of water is called convection current, and this method of transfer is called convection. Compare this method of transfer of heat to case where you yourself get up and go to your friend to give him a book. Convection is the process of transfer of heat which heated molecules of a liquids themselves move to carry heat from the hot to cold region। यानी कि जो कन्वेक्शन है उसमें भी जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक तरह से हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ ही होता है। आगे बात आती है कैन कन्वेक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड्स, तो हम इसका जवाब में बोलेंगे नो। अब हमें बताना है क्यों, मतलब जो है कन्वेक्शन मेथड्स को सॉलिड में हम क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कन्वेक्शन जो मेथड है, ठीक है, उसमें हम क्योंकि जो कन्वेक्शन मेथड है वो एक तरह से लिक्विड्स में यूज होता है, क्योंकि लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, ठीक है, जबकि सॉलिड्स में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स फ्रीली नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में एक तरह से मतलब एक दूसरे से ज़्यादा फोर्स के द्वारा एक तरह से अटैच होते हैं, ठीक है, और जबकि लिक्विड्स में फ्री होते हैं, इसलिए इनमें कन्वेक्शन मेथड यूज़ हो सकता है। कन्वेक्शन मेथड आगे हम पढ़ेंगे गैसेज में भी यूज़ होता है, क्योंकि गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा फ्री कंडीशन में होते हैं, ठीक है। गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हाउएवर हीट ट्रेवल इन गैसेज बाय द कन्वेक्शन, यानी कि गैसेज में भी हीट ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन मेथड से। तो इस चीज़ को समझने के लिए आगे हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखो, टेक ए क्लोज रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स, यानी दो हमें रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स लेने हैं, एंड विथ टू होल्स इन ए टॉप, यानी इसके टॉप में दो होल करने हैं और उनमें फिट करने हैं दो वाइड ग्लास ट्यूब्स, ठीक है, टू फ्रॉम चिमनीज, यानी कि चिमनी से। पुट ए स्मॉल लाइट कैंडल बिलो द वन एंड ऑफ चिमनी, यानी कि एक चिमनी के एंड में हमें एक कैंडल को रखना है। होल्ड ए मोल्डरिंग पीस ऑफ पेपर एट द टॉप, और एक पेपर को टॉप पर होल्ड। तो इस एक्टिविटी में हम देखते हैं कि जो एक
यहाँ पर हम एक पार्ट से क्या करते हैं, यहाँ पर एक पेपर को जलाते हैं यानी कि बर्न करते हैं और उसको हम इसमें डालते हैं, तो इसका जो स्मोक है वो एक तरह से इसमें प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर हमने एक कैंडल को जला रखा है जो कि इसके अंदर जो भी एयर होती है वो इसको एक तरह से हीट प्रोवाइड करती है। और ये जो तो स्मोक है वो दूसरे जो चिमनी है उससे एक तरह से बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। यानी कि जो आपका हीट है वो एक तरह से एयर में मतलब ट्रांसफ़र होता है और एयर एक तरह से लाइट हो जाती है। लाइट का मतलब है हल्की हो जाती है, इसलिए वो ऊपर की ओर क्या करती है, फ्लो होती है। तो यहाँ पर जो हीट के फ्लो का रीज़न है वो है कन्वेक्शन मेथड। आगे हम पढ़ते हैं सी एंड लैंड ब्रिजेज। इन कोस्टल एरियाज द ब्रिज जनरली फ्लो फ्रॉम द सी टूवार्ड्स द लैंड। इन कोस्टल एरियाज में जो ब्रिज फ्लो होती है वो सी से टूवार्ड्स होती है लैंड की तरफ, यानी कि दिन के टाइम में जो है समुद्र की जो विंड्स है वो हमारे लैंड सरफेस की तरफ फ्लो होती है। एंड नाइट के टाइम में जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि लैंड की जो विंड्स है वो सी की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। तो सी एंड लैंड ब्रिज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करेंट्स। ये सभी दोनों टाइप की जो करेंट्स हैं वो एक तरह से कन्वेक्शन करेंट्स हैं। लेट अस सी हाउ दे प्रोड्यूस्ड। यू नो दैट वाटर हैज़ ए हायर हीट कैपेसिटी देन लैंड, यानी कि वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दिस मीन्स दैट वाटर टेक ए लॉन्गर टाइम टू हीट अप, यानी कि पानी जो होता है हीट होने में ज़्यादा टाइम लेता है। एंड देन टाइम टेकन बाई ए लैंड, यानी कि जो लैंड सरफेस है वो जल्दी हीट हो जाता है, जबकि पानी वाला सरफेस है यानी कि कोस्टल एरिया है यानी कि वाटर बॉडीज़ है उसको हीटअप होने में टाइम लगता है। सो इट आल्सो टेक ए लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन, यानी कि अब पानी को ज़्यादा टाइम लगता है हीट होने में तो उसको ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। सो ड्यूरिंग द डे लैंड हीट अप मोर देन द वाटर, यानी कि दिन के समय में जो लैंड सरफेस है वो ज़्यादा तरह से मतलब ज़्यादा क्विकली हीट होता है और पानी कम क्विकली हीट होता है। सो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। दिन के समय में जो एयर के ऊपर जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और वो राइज अप करती है। ठीक है, किसकी तरफ, सी की तरफ। द एयर फ्रॉम द सी, अब देखो सी की तरफ की जो एयर होती है वो एक तरह से कूल होती है, सो वो हैवियर होती है, जबकि लैंड सरफेस की जो एयर होती है वो गर्म होकर लाइटर होती है। और रशेस टू टेक द प्लेस क्रिएट बाय हॉट राइजिंग एयर, देयरफॉर ए सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। तो इसलिए दिन में क्या होती है, सी ब्रीज एक तरह से चलती है या क्रिएट होती है। और नाइट की तरफ, नाइट में क्या होता है कि लैंड जो है लूज करता है हीट को ज़्यादा तेज़ी से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैंड सरफेस ज़्यादा जल्दी गर्म होता है तो ज़्यादा जल्दी ही ठंडा होगा। एंड वाटर बिकम्स कूलर, द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर। और सी के ऊपर जो सी के ऊपर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इट राइजेज अप एंड द कूलर एयर ओवर द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस। दस बी ऑब्जर्व ए लैंड ब्रिज एट नाइट, यानी कि लैंड ब्रिज जो होती है वो नाइट में होती है, क्योंकि नाइट में जो होता है वो लैंड के ऊपर वाली जो एयर होती है उसको एक तरह से कोल्ड होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि वो कम टाइम लगता है, जबकि कोस्टल एरियाज के ऊपर जो एयर होती है, ठीक है, वो उनको ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का, वो भी देख लो। इन हाउसेज मेड इन अर्लियर टाइम, यानी पहले के ज़माने में जो हाउसेज बनते थे वेंटिलेशन पर प्रोवाइडेड हाई अप ऑन द वॉल्स, यानी कि वॉल्स में वेंटिलेशन प्रोवाइड किए जाते थे, वो ऊपरी हिस्से पर किए जाते थे। दिस इज बिकॉज द एयर बी ब्रीथ आउट इज वार्मर एंड लाइटर, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो एयर जो होती है गर्म होती है एंड राइज अप, और वो ऊपर की ओर राइज करती है ताकि वेंटिलेशन से वो पार हो जाए। ठीक है, और वार्म एयर एस्केप फ्रॉम द वेंटिलेशन, यानी कि वेंटिलेशन से वो गर्म हवा चली जाए। जबकि जबकि इसकी जगह ठंडी हवा आएंगी, तो ठंडी हवा जो आती है वो डोर से आती है या फिर विंडो से आती है, इसलिए विंडो और डोर जो होता है वो दीवार के नीचे की तरफ एक तरह से हमेशा नीचे की तरफ लगाए जाते हैं। ठीक है, और जबकि वेंटिलेशन ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं। ऊपर की तरफ वेंटिलेशन का क्या यूज़ होता है, यही यूज़ होता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर जाके और उस वेंटिलेशन से पार हो जाए और विंडो से हमें एक तरह से फ्रेश एयर आ जाए। तो ये इसका एक तरह से यूज है। आगे हम देखते हैं सेंट्रल हीटिंग in buildings is based on the concept of the convection currents. Normally water or oil is heated in boiler, यानी कि बॉयलर में वाटर और ऑयल को हीट किया जाता है। दिस सेट अप कन्वेक्शन करेंट्स इन द वाटर और ऑयल बिकॉज ऑफ विच इज सर्कुलेट थ्रू द पाइप्स दैट गो थ्रू द रूम्स। ठीक है, तो हम उसको पानी को या फिर उस करंट को, ठीक है, रूम में भी पाइप्स के थ्रू एक तरह से सर्कुलेट कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन भी एक तरह से हीट को ट्रांसफर करने का मेथड है। तो both of the process conduction and convection need be to be medium or a substance whose molecules transfer or carry the heat from the hot to cold region, यानी कि दोनों टाइप के जो हमने मेथड पढ़े थे कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन दोनों में हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है,
बट रेडिएशन में कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेडिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट को बिना किसी मीडियम के ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कि सनलाइट जो होती है, आपको पता है सन कितनी दूर है यहाँ पर, यहाँ से अर्थ सरफेस से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पर आ जाती है, जबकि आपको पता है कि बीच में कोई भी मीडियम भी नहीं है, यानी कि एयर भी नहीं है, ठीक है, बीच में स्पेस में। तो ये जो होता है मीडियम, ये जो टाइप है वो है रेडिएशन। आगे देखो, व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ फायर यू फील वार्म of the fire. However, the air between you and the fire is bad conductor of the heat and does not get heated up much. ध्यान देना कि जब हम आग के पास बैठते हैं तो आग की जो हीट होती है वो हमें थोड़ी बहुत फील होती है। देयरफॉर हीट इज़ नॉट रीचिंग यू बाय कंडक्शन। तो इस टाइम जो आपको उस फायर की हीट फील हुई थी वो कंडक्शन मेथड से नहीं पहुंची है। इट आल्सो कैन नॉट रीच यू बाय कन्वेक्शन, और ये भी कन्वेक्शन से नहीं पहुंची है, लेकिन ये पहुंची है आप तक तो ये रेडिएशन से पहुंची है, ठीक है। यानी कि रेडिएशन से हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है बिना किसी मीडियम के। There is therefore another method which heat transfer. This method is called radiation. The energy so transferred is called radiant energy. यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है उसको रेडियंट एनर्जी कहते हैं। इट डज नॉट नीड ए मीडियम टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेडिएशन कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, यानी कि रेडिएशन दोनों ही सिचुएशन में काम करता है। अगर मीडियम आपको प्रेजेंट है तो भी करता है, नहीं अगर मीडियम नहीं है तो भी ये वर्क करता है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज थ्रू द मिलियंस ऑफ माइल्स एम्प्टी स्पेस बाय रेडिएशन ओनली, यानी कि हीट जो होता है उस एम्प्टी स्पेस से भी ट्रांसफ़र हो जाता है वो बिकॉज ऑफ रेडिएशन। कंपेयर दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विद थ्रोइंग द बुक डायरेक्टली टू योर फ्रेंड, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारा फ्रेंड जो कि हमारी क्लास में बहुत दूर बैठा है तो हम उसको डायरेक्टली बुक को दे रहे हैं, ठीक है, बिना किसी पासिंग के, मतलब हम किसी फ्रेंड को पास नहीं कर रहे। तो इस टाइप का ही कुछ मेथड है। रेडिएशन इज ए मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड मच फास्टर देन इज कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन, यानी कि रेडिएशन मेथड से जो हीट ट्रांसफर की जाती है वो दोनों ही टाइप के मेथड जो होती है कंडक्शन और कन्वेक्शन उनसे ज़्यादा फास्ट की जाती है। All objects around us radiate heat to be surrounding. For example, our body radiate heat to surrounding and receive heat from radiation. यानी कि हमारी बॉडी बाहर की हीट को अंदर लाती है और अंदर की हीट को बाहर जो रेडिएट करती है वो भी रेडिएशन की थ्रू ही करती है, ठीक है। द हायर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोर इज द हीट रेडिएट बाई इट, मतलब जो हायर टेम्परेचर होता है वो लोअर टेम्परेचर में रेडिएट होता है इसी के द्वारा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्बेशन ऑफ रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट ट्रेवल्स इन द सेम वे एज लाइट, जैसे लाइट ट्रेवल करती है ऐसे रेडिएंट हीट ट्रेवल करती है। इनफैक्ट इट ट्रेवल एट द सेम स्पीड, और सेम स्पीड से करती है। व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज़ पार्टली एब्जॉर्ब एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड। जब हम किसी लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो तो ऑब्जर्व हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ए पार्ट ऑफ इट में आल्सो ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट में से ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है। इन द सेम वे व्हेन रेडिएंट हीट रीच एन ऑब्जेक्ट, और इसी प्रकार से जब हम रेडिएंट हीट को किसी ऑब्जर्व में से एक तरह से करते हैं या फिर फ्लो करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट, उसका पार्टली जो पार्ट है यानी कि कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, और कुछ पार्ट उस ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्टेड कर लिया जाता है। ए पार्ट ऑफ हीट में आल्सो भी ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट हो जाता है यानी कि ऑब्जेक्ट में से अंदर से ट्रांसफर हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्बेशन पार्ट ऑफ द रेडिएंट हीट, और उस ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उसमें रेडिएंट हीट एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। देखो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ये है टू सो दैट डार्क कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एंड लॉस एट रेडिएंट हीट मोर क्विकली, यानी कि जो डार्क कलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो डार्क कलर होता है वो लाइट कलर की अपेक्षा ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दो टाइप के हमने एक तरह से यहाँ पर डब्बे लिए हैं, मतलब कैन ली है, तो ये डार्क कलर वाली है, ये लाइट कलर वाली है। तो यहाँ पर जो सनलाइट फॉल होगी, ठीक है, तो सनलाइट इसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। यानी कि डार्क कलर जो होता है सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन में थर्मोमीटर लगा रखे हैं तो हम देख सकते हैं कि थर्मोमीटर में जो रीडिंग है वो यहाँ पर कम है, यहाँ पर तो यहाँ तक की है, जबकि यहाँ पर रीडिंग यहाँ तक है। तो कहने का मतलब इसमें जो टेम्परेचर है इस वाले पार्ट में वो ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो देखो यू विल फाइंड दैट व्हेन द कैन्स आर प्लेस्ड इन सन, यानी जब दोनों कैन को हम सन में रखते हैं द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द कैन पेंटेड ब्लैक राइज मोर, यानी कि जो ब्लैक कलर से पेंटेड जो कैन है उसका एक तरह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वाइट वाली का कम होता है। दिस हैपन बिकॉज ब्लैक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व मोर रेडियंट, यानी कि ब्लैक कलर जो होते हैं वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। यानी कि सनलाइट को बोल सकते हैं या फिर रेडियंट को बोल सकते हैं, रेडियंट हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं ब्लैक कलर, ठीक है।
और जबकि लाइट कलर होते हैं वो रेडिएंट हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही कारण है कि हम गर्मियों के दिनों में जो है ब्लैक कलर के या फिर डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमें ब्लैक कलर के नहीं, वो लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में क्या है कि सनलाइट ज़्यादा होती है। अगर ब्लैक कलर के कपड़े अगर हम गर्मियों में पहनेंगे तो ज़्यादा हीट यानी कि ज़्यादा हमें गर्मी लगेगी, क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनना सर्दियों के लिए सूटेबल होता है, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में हमें हीट की नीड भी होती है। आगे देखो, दस वी कंक्लूड दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट एंड लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब लेस हीट। ओके, यहाँ पे ये लिख भी दिया है कि इन जनरल डार्क कलर जो होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि ब्लैक है या फिर कोई भी डार्क हो, वो ज़्यादा हीट को ही एब्जॉर्ब करेगा, और जितना भी लाइट कलर होगा वो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए समर्स में लाइट कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ठीक है, और विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा सूटेबल होते हैं। आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ द रेडिएशन। अब रेडिएशन की एप्लीकेशन क्या है, तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। वी बियर वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स। ये देखो वही एप्लीकेशन आ गई। समर्स में हम वाइट कलर के कपड़े जो है एक तरह से पहनते हैं, जो कि लेस रेडिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि इसका उल्टा डार्क कलर के कपड़े जो है हम विंटर्स में पहनते हैं, जो कि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो हमारे लिए ठीक रहता है। आगे देखो, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स प्रोवाइड विथ ए पॉलिश्ड मेटल सर्फेस बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उसमें हीटिंग एलिमेंट के पीछे की साइड में एक पॉलिश्ड मेटल की सर्फेस होती है। दिस सर्फेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट द रेडियंट हीट। यानी कि ये जो सर्फेस इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर जो ये हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, जो भी इस पर पड़ती है, और उसके कारण जो है आपका हीटर अच्छे से वर्क करता है। तो ये भी एक रीज़न है। आगे देखो, थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है द आउटर वेस्ट ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स इज पेंटेड ब्लैक। ठीक है, कुकिंग यानी खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उसका जो आउटर पार्ट है वो ब्लैक कलर से पेंट होता है, और उसका भी यही रीज़न है क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए। द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर का जो बैक पार्ट है आर कलर्ड विद डल ब्लैक और रेडिएट एनर्जी, मतलब रेडिएट हीट मोर इफिशिएंटली इन ऑर्डर टू कूल डाउन द रेफ्रिजरेटर पाइप। यानी कि जो रेफ्रिजरेटर का जो ब्लैक पार्ट है, मतलब एक तरह से बैक पार्ट है, ठीक है, वो एक तरह से डल ब्लैक कलर का होता है, जिससे कि वो हीट एनर्जी को अच्छे से रेडिएट कर सके। आगे देखो, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स आर आल्सो कलर्ड विथ डल ब्लैक ऑफ रेडिएट मैक्सिमम हीट। इलेक्ट्रिक जो हॉट प्लेट्स होती है वो भी डार्क कलर से ही पेंटेड होती है, जो कि ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर सके। फिर प्रिवेंटिंग लॉस और हीट थर्मस फ्लास्क। जैसे कि थर्मस फ्लास्क का जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी कुछ ऐसे होता है, वो भी एक तरह से हीट को प्रिवेंट करता है। ए हॉट ऑब्जेक्ट लॉसेस हीट टू बी सराउंडिंग बाई कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सिमिलरली एक कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो है हॉट ऑब्जेक्ट हमेशा हीट का लॉस करेगा, मतलब हीट को सराउंडिंग में लॉस करेगा, जबकि कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हीट का गेन करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी हीट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ एक तरह से फ्लो होती है। तो बाय दीज थ्री मोड्स, सो टू बी कीप ए हॉट बॉडी हॉट, यानी कि किसी हॉट बॉडी को हॉट बनाए रखना और कोल्ड बॉडी को कोल्ड बनाए रखना, ठीक है, वी नीड टू बी रिड्यूस द लॉस और गेन हीट रेस्पेक्टिवली ड्यू टू द दीज थ्री मोड्स। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट हॉट ही रहे, कोल्ड ऑब्जेक्ट कोल्ड ही रहे, तो हमें जो है एक तरह से इनके बिटवीन इन तीन मोड को यूज करना पड़ेगा, यानी कि इंसुलेटिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए थर्मस, जो कि थर्मस में हम देखते हैं कि गर्म चीज़ गर्म ही रहती है और ठंडी चीज़ ठंडी ही रहती है, तो वो उसका रीज़न भी यही है। हम पढ़ेंगे इसकी कि इसमें क्या होता है। तो देखो, ए थर्मल ए थर्मस फ्लास्क इज ए हाउस होल्ड आइटम दैट इज यूज टू बी कीप थिंग्स वार्म और कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि हम इसमें चीज़ों को ज़्यादा समय के लिए वार्म और या फिर कोल्ड रख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डबल बॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क। इसमें दो बॉल का वैक्यूम फ्लास्क होता है। ए वैक्यूम फ्लास्क इज ए बोतल मेड और ग्लास और मेटल विथ हॉल बॉल्स होलोज बॉन्स बॉल्स। यानी कि एक जो वैक्यूम फ्लास्क होता है ना, उसमें एक बोतल होती है, अंदर उसके चारों तरफ वैक्यूम होता है और उसके चारों तरफ एक तरह से दीवार होती है। द नैरो रीजन बिटवीन द इनर एंड द आउटर बॉल्स। और दोनों के बिटवीन, यानी कि आपके बोतल के बिटवीन और आउटर बॉल के बिटवीन एक नैरो क्या होता है, खाली स्पेस होता है, ठीक है, और वो वैक्यूम होता है। एबुकेटेड ऑफ एयर एंड सील्ड टुगेदर एट द नेक्स एंड और द बॉटम। यानी कि एक तरह से ऊपर से और नीचे से उसको सील कर दिया जाता है, और द बॉल्स आर सिल्वर्ड सिल्वर्ड, और इसकी दीवारें सिल्वर्ड होती है। द वेसल इज पुट इन द मेटेलिक केज एंड इज सेपरेट फ्रॉम इट बाई कोर्क और प्लास्टिक सपोर्ट। मतलब प्लास्टिक सपोर्ट से एक तरह से जो पानी का बर्तन है उसको एक तरह से सेपरेट किया जाता है इसमें। दिस प्रिवेंट द ग्लास विजल फ्रॉम द ब्रेकिंग एंड द माउथ ऑफ द विजल इज क्लोज बाय द स्टॉपर मेड ऑफ इन इंसुलेटिंग। और जो उसका माउथ है किस विजल का, वो एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल से क्लोज होता है ना। द वैक्यूम बिटवीन द टू ग्लास बॉल्स, और दो ग्लास बॉल्स होती है उनके बिटवीन क्या होता है, वैक्यूम होता है। और इस चीज़ को मैं नीचे आपको समझा देता हूँ। देखो,
ये आपकी मान लीजिए थर्मस बोतल है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, ये आपका स्टॉपर होता है और यहाँ पर डबल बॉल्ड गैस विजल्स होती है। डबल बॉल्ड का मतलब है एक तो आपकी ये दीवार हो गई और एक आपकी ये दीवार हो गई, ठीक है, ये वाली बीच वाली। और ये आपकी बोतल है जिसमें आपका जो भी लिक्विड है वो भरा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, एक मिनट मैं इसको थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वैक्यूम होता है, ठीक है। और ये तो कॉर्क लगी होती है यहाँ पर सपोर्ट के लिए, ताकि ये पार्ट इधर ना आए और ये पार्ट इधर ना आए, ठीक है। इसलिए कॉर्क लगा देते हैं सपोर्ट के लिए। और ये बीच में जो आपकी सिल्वर्ड बॉल है, ठीक है, इसमें तो आपका खैर पानी होता है। और ये आपका आउटर स्पेस है और ये आपका वैक्यूम सील है, मतलब आपकी जो ये पार्ट को वैक्यूम किया जाता है ना, वो यहाँ से सील होता है, ठीक है। और नीचे ये है, ये क्या है, ये आपका एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, वो पूरी तरह से वैक्यूम में होता है और उसमें जो है हीट, बाहर की हीट अंदर नहीं जाती और अंदर की हीट बाहर नहीं आती, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ये थर्मस जो वर्क करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा रखे हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और जो एक्सप्लेनेशंस वीडियो हैं वो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।